क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी जुड़ गए हैं द गुरुकुल क्लासेस में। तो एक बार फिर से धमाकेदार सेशन में और धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले देख लीजिए पीछे आपके क्या लिखा है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, वो भी कक्षा 10 की। 10 मिनट में प्रकाश चैप्टर आपका धुआं धुआं कर देंगे। बिल्कुल आपको एक बार में सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या आपके पेपर में आना है, कैसा क्वेश्चन आना है, सब कुछ इसके बारे में बात करेंगे और सब कुछ विस्तार से समझेंगे। 10 मिनट में विस्तार से, मैंने जो बोला तो 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाली है। तो इसके एक नए उत्साह के साथ, और जो बच्चे हमारे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ मुख्य बातें बताएंगे कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले अपने कॉपी पेन, कॉपी तो आपको वहाँ से मिलेगी, और जो आपका पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, प्रकाल, चांदा, पटरी, अपना ये सब अपने घर से लेके जाइए। एक प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिए। मेन प्रवेश पत्र लेकर के जाइए परीक्षा एग्ज़ाम में, और बहुत ही उत्साह के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई क्लास की। बीच बीच में आपसे बातें होती रहेंगी और आगे क्लास के अंत में एक बहुत देने वाला हूँ जो ज़रूरी होनी है आपकी एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम के बाद भी इसके आगे क्या होने वाला है उसके बाद भी आप। तो इसके पहले टॉपिक को समझते हैं, टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक रखने वाला है लाइट। तो लाइट, सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा सुन लीजिए। प्रकाश होता क्या है? प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है और हमें वस्तुओं को दिखाती है, दिया दिखाने के लिए प्रेरित करती है। किसको? हमारी आँखों को संवेदित करती है, ऊर्जावान करती है, उत्तेजित करती है, तो जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ये हो गई तुम्हारी प्रकाश की परिभाषा, जो कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसके बाद अच्छा तुम इसमें थोड़ी सी और चीज़ें देख लो। अदीप्त, प्रदीप्त। तो अदीप्त वे चीज़ें होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे हम तुम, हमारे तुम्हारे का बल्ब लगा है क्या, जलता है क्या? नहीं जलता ना, तो हम लोग हो गए अदीप्त। और दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, जैसे तुम्हारा सूरज हो गया, दीपक हो गया, बल्ब हो गया। ये हो गई कृत्रिम है लेकिन अदीप्त हैं, और सूरज तुम्हारा प्राकृतिक और दीप्त प्रकाश का स्रोत है। और सबसे बड़ा पृथ्वी में प्रकाश का स्रोत तुम्हारा सूरज ही है अभी तक। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई। इतना समझने के बाद आगे हम देखेंगे बच्चों। अदीप्त आप समझ गए, हम तुम, चांद, ये आपका अदीप्त है। बहुविकल्पी में कभी पूछ ले तो पूछ ले, वरना ये सब पूछता नहीं है। अब इसके आगे सबसे पहले जो आपको दिखता होगा प्रकाश के चैप्टर में, तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, किसी सतह पर प्रकाश की किरण। अच्छा, प्रकाश किस माध्यम में चलता है, कैसे चलता है? तो प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये आपको प्रकाश का चैप्टर खोलते ही, या कहीं भी यूट्यूब में, किताब में, कॉपी में, कहीं भी आपको खोलते ही प्रकाश का यही चित्र परावर्तन का सबसे पहले दिखेगा। तो इसका पहला नियम और सेकंड नियम ये भी यहीं समझ लेंगे और इसको भी समझ लेंगे। तो ये होता है अभिलंब, ये होता है प्रकाशिक तल, और ये होती है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये प्रकाशिक बिंदु। तो अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन कोण है, परावर्तित, ये सब आप टर्म समझ गए। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, समझ गए? एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है कि कोण I बराबर कोण R होता है। आपतन कोण परावर्तन के कोण सदैव बराबर होता है। परेशान ना होइए, जितना बता देंगे बस उतना ही पेपर में पूछेगा। 2 नियम हो गए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछेगा, आपको 2 नियम बता देने हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है दर्पण। तो दर्पण होता है 3 प्रकार का, समतल, समतल, ये गोला है। अब उस गोले से कोई एक दर्पण काट लिया हमने, ये तो जिसका दबा हुआ तल परावर्तक तल है। परावर्तक तल का मतलब चिकना तल, तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। और जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो, जिधर हम चिलिल विलिल कर रहे हैं, इसको कहते हैं पॉलिश। जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो 3 प्रकार के दर्पण आपको यहाँ पढ़ने हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे ज़्यादा बहुविकल्पी इसके पूछे जाते हैं।
कैसे पूछे जाते हैं ये भी देख लो। समतल दर्पण के सामने यदि वस्तु आई या ओ साइज की रखी है तो इसका प्रतिबिंब कितनी साइज का बनेगा? ओ साइज का ही बनेगा, जिसे तुम आई कह सकते हो। मतलब ओ बराबर आई, मतलब बराबर नाप का बनेगा। जितनी तुम्हारी लंबाई है उतनी ही लंबाई का। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसमें बहुविकल्पी पूछता है कि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई अगर देखनी है दर्पण में, मतलब अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसे कितना दर्पण या कितनी नाप का मिनिमम, कितनी कम से कम नाप का, तो उसको अपनी मिनिमम आधी नाप का दर्पण चाहिए। ठीक। इसके बाद अगर यहाँ v वेग से ऑब्जेक्ट गति करती हुई आ रही है तो प्रतिबिंब उसकी 2v वेग से प्रतिबिंब गति करता हुआ प्रतीत होगा, वो भी ऑब्जेक्ट के विपरीत दिशा में। समझ, तुम ऐसे जाओगे तो तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हारी तरफ दुगुना वेग से आते हुए प्रतीत होगा। ये हो गई कुछ समतल दर्पण के बहुविकल्पी। इससे बाहर आना नहीं है, एक एक चीज नोट करते जाओ कॉपी में, जो जो मैं बताता जा रहा हूँ। अब हम चलेंगे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की कुछ मुख्य परिभाषाएं। तो मैं जो जो बनाता जा रहा हूँ देखते जाओ। CF द्वारक, ये है पोल, तो ये इसकी कर्वेचर होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की बच्चे परिभाषा देखो। वक्रता त्रिज्या किसी दर्पण की वह त्रिज्या होती है जिस त्रिज्या के गोले से वह काटा गया है। वक्रता त्रिज्या, मान लो इस गोले से काट करके हमने एक दर्पण निकाला ऐसा, तो वह उसी गोले की त्रिज्या होगी जिस गोले से वह काटा गया है, उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिस गोले से काट करके उस दर्पण को निकाला गया है। अब वक्रता त्रिज्या हो गई। अब तुम पोल, तो जो हमने दर्पण काटा है उस दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु पोल कहलाता है, पोल। और इसमें क्या होगा कि ये जो M1 M2 है, ये इस दर्पण की मैक्सिमम प्रकाश को परावर्तन करने के लिए उपयुक्त किया गया स्थान, तो उसका द्वारक कहलाता है कि इतना प्रकाश यहाँ से जा सकता है। समझ में आ गई बात? द्वारक हो गया। इसके बाद फोकस में आएंगे। तो वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस और वक्रता त्रिज्या कुल मिला, अच्छा वक्रता केंद्र हो गया कि उसी गोले का केंद्र जिससे वो काटा गया है, उसी गोले की त्रिज्या जिससे वो दर्पण काटा गया है, बस वही बार बार कहना है। तो ये C इसको दर्शाते हैं R से, इसको दर्शाते हैं स्मॉल f से। तो R बराबर होता है 2f या f बराबर होता है R/2। इसके भैया बहुविकल्पी बहुत पूछता है, ये अपना तुम ध्यान रखना, क्योंकि अभी तुम लोग 8 से हाई स्कूल में आए, 8 में भी ये चीज़ें हैं। इसी प्रकार उसकी भी परिभाषाएं होती हैं, उसमें भी वक्रता केंद्र होता है, उसमें भी फोकस होता है, उसमें भी पोल होता है, उसमें भी M1 M2 होता है। समझ गए? होगा उसी तरफ। अब इसमें हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले चिन्ह परिपाटी देख लो फटाक से। चिन्ह परिपाटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमको न्यूमेरिकल और प्रतिबिंब के बनने में अच्छे वास्तविकता से तुमको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर हम इस P से बाएं हाथ आएंगे तो सब कुछ माइनस का, अगर इससे हम प्लस की ओर जाएंगे तो सब कुछ, अरे दाएं ओर जाएंगे तो सब कुछ प्लस का। मतलब अगर यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब तुम्हारा रखा है U, ये तुम्हारा -F -R, ये सब चीज़ें माइनस की होंगी। और तुम्हारा अगर प्रतिबिंब उधर बन रहा है तो इधर बन रहा है तो माइनस का, इधर बन रहा है तो प्लस का। ये तुम्हारी कुछ चीज़ें हो गई। ठीक, परिपाटी समझने का। इसके इस तरफ अगर कोई भी दूरी लेंगे बाएं साइड तो वो तुम्हारी माइनस की होगी, दाएं साइड लेंगे तो वो तुम्हारी प्लस की होगी। इतनी सी बात समझ में आई। अब इसमें हम प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे। परावर्तन के नियम तुमको आ गए ना समझ में? अब प्रतिबिंब का बनना सीखने के लिए देखो क्या करेंगे। पहले इधर देखो, मैं तुमको कुछ स्थितियां फटाफट बना के दिखा दे रहा हूं। अवतल दर्पण की ये सब स्थितियां देखो। अच्छा, इसलिए सिम समझा दूंगा। अगर वस्तु अनंत में रखी है,
ये सब तुम्हारे अवतल दर्पण हैं। मैं तुम्हारे सामने इसलिए बना रहा हूँ, मैं इसके बना करके वीडियो कट करके इसको एडिट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने इसलिए बना रहा हूँ कि तुमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। ये पूछता है तुम्हारे में कहो 5 नंबर में पूछ ले कि फलानी वस्तु इतने सेंटीमीटर में रखी है, तो इसका प्रतिबिंब पटरी प्रकाल की सहायता से बनाए। इसका पोल तुमको पता है हमने, अच्छा देखो हमारा कुछ इधर उधर हो सकता है क्योंकि हमने बिल्कुल नाप आपके तो बनाया नहीं, तुम लोग इसको नाप को बनाओ। इसका फोकस ये है इसका C और ये है इसका P, ये है इसका C, ये है इसका F, ये देखो इसका C और ये है इसका F। ऐसे इसमें ये C, ये F, ये C, ये F। तो सबसे पहले अनंत से शुरू करो बच्चा, इधर अनंत से शुरू करेंगे तो प्रकाश की किरण समांतर आएगी, एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी। तो परावर्तन के पश्चात जो समांतर किरणें होंगी वो फोकस से होके जाती हैं। कहाँ से? तो इसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा, ये देखो छोटा और उल्टा, इस तरफ उल्टा बनेगा, उल्टा और वास्तविक, रियल, छोटा उल्टा और वास्तविक। अब अगर दर्पण, अब हम थोड़ा सा इसकी स्थिति को आगे बढ़ाएंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ कहीं वस्तु रखी है। तो एक किरण, प्रकाश की किरण हमने ऐसे भेज दी मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर गई और फोकस से होकर निकल गई। एक किरण को हम फोकस से भेजेंगे, फोकस से भेजा तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य छोटा, छोटा वास्तविक और उल्टा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे अच्छा इनमें तीर वगैरह ये दिखाओगे तुम ऐसे, ये कहाँ को कहाँ से ऐसे जा रही ना, ऐसे, हाँ। अब हम इसको और आगे बढ़ा के लाएंगे, वक्रता केंद्र में रखेंगे तो एक समांतर गई और फोकस से होके निकल गई, फिर एक फोकस से गई और ये समांतर गई। एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखना कि जो वक्रता केंद्र में रखी है वस्तु, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र में ही बनता है। ऐसे गई, ऐसे आई और ये ऐसे गई थी और ऐसे निकल गई, तो ये बराबर बराबर उल्टा वास्तविक। अब इसमें देखो बच्चों, अगर इसको और खसकाएंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखेंगे तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। और एक किरण अगर ऐसे ले लें या इसको ऐसे भी ऐसे भेज करके भी कर सकते हो, 3 किरणें तुम कहीं से भी निकाल सकते हो, तो ऐसे, तो ये कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बड़ा, बड़ा उल्टा और वास्तविक। समझ गए? ये ऐसे गई है, ऐसे आई है, ये ऐसे गई है और ऐसे आई है। ये यहाँ पे जहाँ काटेगा उसका मुंह वहीं बनाएंगे, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अब हम इसको फोकस में रख दें, रख दिया फोकस में। जब फोकस में रखेंगे तो परावर्तन के पश्चात फोकस से किरण जाएगी ऐसे, एक शीर्ष से निकली और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल गई, और एक किरण ऐसे तुमको प्रतीत होगी, ये देखो, ये जाएगी ऐसे, ये मतलब ऐसे जाएगी और डाट डाट करके इसको हम पीछे को बढ़ाएंगे तो ये देखो फैलती हुई नज़र आ रही, मतलब ये यहाँ कहीं मिलेगी ही नहीं। ऐसा है क्या? ये समांतर होंगी, जब भी तुम इसको देखोगे बिल्कुल समांतर जाती हुई प्रतीत होंगी। समांतर मतलब ये अनंत में कहीं बनेगा प्रतिबिंब, तो बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा वास्तविक उल्टा। इसके बाद अब इस स्थिति में आएंगे, इसको फोकस से और खसका के इधर लाओ, ऐसे कर दो तो ये एक प्रकाश की किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, और एक तुम ले आओ वक्रता त्रिज्या से, वक्रता केंद्र से, ये मान लो कि यहाँ से है, चलो आगे कहीं दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो प्रतिबिंब इसका सीधा बड़ा आभासी दर्पण के पीछे,
बनेगा। ये हैं आपकी स्थितियाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थितियाँ हैं आपकी जो आपको आना चाहिए, है ना। इतनी सी बात समझ में आई। तो इसके बाद एक थोड़ा सा विराम लेते हैं, तुमको कुछ बात बताते हैं। कभी भी एक बात मेरी समझो कि अपने आप को किसी के प्रति समर्पित मत करो। अपना एक इरादा बना के चलो, अपनी एक पकड़ बना के चलो, है ना। किसी के प्रति लगाव, किसी के प्रति समर्पण, श्रद्धा किस प्रकार से होनी चाहिए कि मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, तुम न मेरे लिए तड़पना, और तुम जो तड़पे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, मजबूर हो जाऊंगा मैं, मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, तुम न मेरे लिए तड़पना, तुम अगर तड़पे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, और तुमने अगर देखा तो फिर आंखों से दूर हो जाऊंगा मैं, और मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, और तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। समझ गए ना। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, तुम न मेरे लिए तड़पना, तुम अगर तड़पे तो मजबूर हो जाऊंगा मैं। ये पंक्तियां हैं बिंदु जी की, इनको काफ़ी लोगों ने कहा है, पढ़ा है, इस वजह से हमने भी, अच्छी लगी हमको तो बोल दिया। कुल मिला के अभी लेकिन तुम लोगों को क्या करके चलना है, बस एक ही चीज़, क्या, कुछ नहीं, सारे जीवन के जो काम है थोड़े दिन के लिए रोक दो, और बस एक ही चीज़ तुमको तत्पर रहना है, क्या, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, एक पत्र छाँव मत, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्व श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। समझ रहे हो। इस समय अपने कर्तव्य मार्ग से तुमको पीछे नहीं हटना है, तुम्हारा खून बहे, पसीना बहे, डट जाओ, कर, इनको अब कुछ मत समझो, 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, अभी मुझको क्या है। इसके बाद अब तुमको ये सब समझ लिया, इसमें 5 नंबर का कोई एक आएगा, वो तुमको कर लेना है। इसके बाद सीधे मैं दर्पण सूत्र में चलता हूँ। संबंध एक मैंने बता दिया था, दर्पण सूत्र क्या होता है वो भी देख लो, और इसका मैं एक न्यूमेरिकल भी 1 2 करा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आवर्धन क्षमता वाला करा दे रहा हूँ, और D बराबर 1/F करवा दे रहा हूँ। फोकस वो तुम्हारा आता उसमें नेत्र वाले में। लो, हमें क्या, हम करवाए दे रहे हैं। ये देखो, ये सब कर लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, पीछे बैक करके वीडियो को पॉज करके आराम से रोक रोक करके देखो, 2x में देखो, स्पीड बढ़ा के देखा करो, स्पीड बढ़ा के 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। स्पीड बढ़ा के 10 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम सीधे दर्पण सूत्र में चलेंगे। काय में, वन अपॉन एफ बराबर 1/u प्लस 1/v। इसमें अब तुमको सवाल कैसे पूछेगा, न्यूमेरिकल देखो फटाक से। न्यूमेरिकल तुमसे बच्चा पूछेगा, एक अवतल दर्पण के सामने, अच्छा तो हमने तुमको उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब नहीं बताया, वो अपना खुद स्वयं देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछेगा तो अवतल से, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु तीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब
की स्थिति बताओ और चित्र बनाओ। ऐसे हो अगर तो कुछ नहीं है सवाल में। हमको वक्रता त्रिज्या आर दे रखा है उसने -20 सेंटीमीटर। हम इसको माइनस में लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, तो इसकी एफ निकल के आएगी -10 सेंटीमीटर। इसमें उसने वस्तु दे रखी है -30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है भैया, v निकालना है। तो एक सूत्र तुमको पता है 1/f बराबर v1 + u। कुछ नहीं, इसमें रख दो 1/30। क्या निकालना है, f निकाला है तुमने 1/-10। अच्छा, इस सूत्र को नहीं प्लस माइनस, सूत्र में जो है इसको नहीं कि ये माइनस में होता है तो इसको माइनस कर दो ना, ऐसा नहीं होता है। 1/u माइनस दिया तो इसको 1/-30 ले लिया। इसके बाद ये प्लस में ही रहेगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो इधर माइनस में इसको इधर भेजो 1/10 और +30 ऐसे हो जाएगा। ये बराबर 1/v। अब इसको हल कर लो पहले, बाद में ऊपर ले जाना। इसको हल कर लो, -30 आएगा, 10 तिहाई 30, 3 वो भी माइनस का और +1 बराबर 1/, ये माइनस का 2/30 हो जाएगा। ये दिख रहा है सबको, समझ में आया? इतनी सी चीज समझ में आ रही है? अच्छा, वो कट गया, 1 सेकेंड में ऊपर लिखे दे रहा हूँ, कोई समस्या की बात नहीं, परेशान नहीं होना है। ये तुमको इतना सा नहीं दिख रहा है, इसको देखो, ये इतना आया है -1/15 बराबर माइनस ये, तो इसको लिख दिया मैंने v बराबर -15। अच्छा, माइनस लिया नहीं जाता, मतलब वो तुमको केवल उसकी स्थिति दर्शा रहा है, तो 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? ये ऐसे सवाल इसके पूछेगा, मैंने बता दिया। इसके बाद तुमको आवर्धन का भी सूत्र पूछ सकता है कि 4 गुना बड़ा बनता है और इसकी फोकस दूरी इतनी है, या इसकी वक्रता त्रिज्या इतनी है और इतनी दूरी पर रखा है, तो इसकी प्रतिबिंब की वस्तु की नाप बताओ। तो इसमें 2 सूत्रों से पहले v/u बराबर v/ निकाल लेंगे जो होगा, उसके बाद सवाल लगा देंगे, ये तुमको आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो उस प्रकार का भी न्यूमेरिकल का जब हम पोर्शन लाएंगे, 4, 5, 10 न्यूमेरिकल लाएंगे पूरी फिजिक्स के तुम्हारे, उससे तुमको सब खत्म करा देंगे। तो तुम्हारा ये पहला चैप्टर हो गया। मेन जो इसमें पूछा जाता है वो सब। अच्छा, इसमें अभी एक चीज़ छूट गई, अभी ये परावर्तन हुआ, आ जाओ अपवर्तन में छठ से। अपवर्तन में बच्चों क्या होगा, जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, कभी प्यार। अपवर्तन और बड़ा सरल है, ये कुछ नहीं है। 2 माध्यम होंगे, एक रेयर का मतलब विरल, और इसमें जाएगा सघन में, ये फिर से विरल। तो हम दोनों को समझाए दे रहे हैं। देखो, ये अभिलंब, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जहाँ ज़्यादा खुला माहौल है, वहाँ से अगर दबे माहौल में जा रही है तो झुक जाएगी, दबा दी जाएगी। दब गई, ले भैया, IR ये होता है। अगर बहुत खुले से जा रही है किसी दबे सकरे वातावरण में, तो वहाँ दबा दी जाएगी, सिकोड़ दी जाएगी। तो इसमें एक पहला नियम तो यही होता है कि अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। इस तल पे नहीं बनेगा, बनेगा इसी तल पे। तथा इसमें दूसरा नियम स्नेल का नियम होता है, साइन इसकी कोज्या बटे मतलब ज्या और साइन R का एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, ये स्नेल का नियम दूसरा नियम है। इसमें संबंध क्या होते हैं, n बराबर c/v या 1/λ, वो ये भी होता है। तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि n2/n1 बराबर v1/v2
लेमडा अपॉन लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, ये ऐसे होते हैं। ठीक, अब इसको विरल से सघन में गई तो ऐसा। अब अगर सघन से विरल में चली जाए, सघन और विरल, तो अभिलंब से ये ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये दूर हटेगी। जब दबे माहौल से खुले माहौल में पहुंचेगी तो अब फैल जाएगी, है ना। I/R ये हो गया। तो ये हो गए दो नियम कि अगर सघन से विरल में जाएगी तो फैल जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। इतनी सी बात बच्चों समझ में आई। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। इसमें हमने ये भी बता दिया इससे कैसे पूछता है। इसके बाद और क्या देखना है इसमें, और इसमें क्या देखना है, और इसमें बस ये देखना है कि वो तुमको क्या देगा, वो तुमको अपवर्तनांक दे देगा। कहेगा फलाने कांच का अपवर्तनांक, ये तुमको याद कर लेना है कुछ लोगों के अपवर्तनांक, कांच के अपवर्तनांक, जल के अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक और तुम्हारा हीरे का अपवर्तनांक, ये तुमको याद कर लेने हैं। तुमको सवाल कैसे देगा, वो कहेगा कांच का अपवर्तनांक, न्यूमेरिकल है तो कायदे से लिखे दे रहा हूँ। ये इतना देख लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें सापेक्षता लिखना भी सीख जाओ। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, तो जिसका अपवर्तनांक उसको आगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो AW या ANW, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ये ऐसे लिखा जाएगा AN/AW, ये समझो। अरे यार NA/NW ये है। तो ये हो गया सापेक्षता लिखना। इसके बाद आगे समझो जो जरूरी एवं न्यूमेरिकल समझा रहा था। देगा तुमको कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 2x में लगा के देखना। जिसको जल्दी अपनी क्लास खत्म, और जिसको अच्छे से समझना है तो आराम से देखो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं। एक ये तुम्हारा पाठ खत्म करने में जब अध्यापक विद्यालय में पढ़ने जाओगे तो 15 दिन लगा देता है, एक न्यूमेरिकल में 10 दिन लगता है। फिर कांच का, क्योंकि वो 12 महीना पढ़ाना है, टाइम पास करना है। अभी हमको तुमको 12 मिनट पढ़ाना है क्योंकि 4 दिन बाद पेपर है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा प्रकाश की वायु में चाल, ये सबको याद होना चाहिए। वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ। माध्यम का मतलब समझ रहे हो, कांच में प्रकाश की चाल, ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल 2 नंबर का। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, सीधे n बराबर लिखेंगे C/V। C का मान दिए है ये, तो n बराबर 1.5 C/3 × 10⁸ और बटे V। तुमको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा V बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5। इससे एक 0 उधार ले लो और इसका एक 0 उड़ाएंगे तो इधर एक 0 और बढ़ाएंगे। 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे निकाला जाता है। ऐसे तुमको न्यूमेरिकल पूछेगा। ये तुम्हारा हो गया अपवर्तन से जुड़ा बात, है ना। और इसमें परावर्तन भी मैंने बता दिया, दोनों के सूत्र बता दिए। एक सूत्र तुम्हारा छूट रहा आवर्धन वाला, ये आवर्धन वाला सूत्र जो तुम्हारा छूट रहा था वह भी लिखे दे रहा हूँ, -V/U या I/O। ये अनुपात होता है आवर्धन, मतलब कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इतना बड़ा, छोटा कि बड़ा, जैसा बन रहा है ऐसा हो जाएगा। तो ये आपकी बच्चों फिजिक्स क्लास हो गई। मेरे प्यारे बच्चे जो कक्षा 10 वाले हैं उनकी फिजिक्स की पहली लाइट चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पूरी खत्म कर चुका हूँ। तो केमिस्ट्री खत्म करने के बाद अब हम आ गए फिजिक्स में। फिजिक्स को फोड़ने के बाद हम चलेंगे बायो में। तो और मैं उम्मीद करता हूं कि 24 तारीख के पहले आप सभी क्लासें देख लेंगे। और जब आपका एग्ज़ाम जिस दिन होगा, 24 तारीख नहीं, जिस दिन 8, 9, 10, 12 जब मार्च तक होना हो, जब तक एग्ज़ाम हो, उसके पहले सब क्लास ले लेना। इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं, कॉपी किताब बंद करके आराम से मौज करो।
और इतना पढ़ने के बाद मैं जानता हूँ कि तुम फोड़ के आओगे। तुमको क्या क्या याद कर लेना है? कांच का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक। अच्छा, इसमें क्रांतिक कोण वगैरह भी होता है, तो कुछ एक सूत्र और देख लो। क्रांतिक कोण होता है साइन n बराबर 1/sin c। अगर क्रांतिक कोण दिया हो तो ये डायरेक्ट सूत्र देख लो, है ना। तो ऐसे कुछ सूत्र होते हैं डायरेक्ट, तो इनमें तुमको परेशान नहीं होना है। इतना तो फिर विद्यालय में पढ़ाई होगा कुछ ना कुछ। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने से तुम फिजिक्स का पहला चैप्टर फोड़ डालोगे। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे आँख, मनोनेत्र। उसके बाद 2 दिन, एक दिन में मैं दोनों चैप्टर खत्म करूंगा, धारा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिन में, या हो सकता है मैं तीनों एक ही दिन में खत्म कर दूं। आज का ये चैप्टर हो गया। उसके बाद बायो को मैं 2 या 3 दिन में फोड़ डालूंगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक बार एक साथ रिवीजन करेंगे सबका, पूरा क्वेश्चन और जो इसके इम्पॉर्टेंट है सब कुछ, और सूत्र का चार्ट। तो बस बच्चों, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।